तो मोदी सरकार की पहली पारी से लेकर तीसरी पारी तक जिस एक मंत्री का विभाग नहीं बदला, जिनके परफॉर्मेंस की सराहना सबने की, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, सबने की हमेशा, जो महाराष्ट्र की राजनीति तक हाईवे मैन रहे, दिल्ली की राजनीति आते आते एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया बन चुके हैं। स्वागत कीजिए नितिन गडकरी जी का। सर, हम चाहते तो थे कि आमने सामने आप यहाँ पर रहते हमारे साथ, लेकिन ये बताइए कि आज हम निर्माण भारत कॉन्क्लेव ये कर रहे हैं। निर्माण भारत में कितना सड़क निर्माण भारत है ये? 2014 में जब हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी। तब हमारे एनएच की स्ट्रेंथ 97,000 किलोमीटर थी, आज करीब 1.5 लाख किलोमीटर तक पहुंची है। और जो हाईवेज है उसमें एक्सप्रेस हाईवे, एक्सिस कंट्रोल हाईवेज, 6 लेन हाईवेज, टनेल्स, ब्रिजेस, और केवल एक ही भाग में नहीं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा से लेकर कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल तक, किसी भी स्टेट में आप अगर जाएंगे तो आज हाईवे का नेटवर्क बहुत अच्छा खड़ा हुआ है। और अभी जो हुआ है इससे कई गुना ज़्यादा आने वाले 5 साल में होगा, और जिसमें देश के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अभी बीच में केपीएमसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि 81% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है और करीब 1% रेलवे पर है और बाकी जो है अन्य मार्गों से है। तो ये मुझे विश्वास है कि दूसरा एक रिपोर्ट ये जो IIM बेंगलोर और IIT चेन्नई और IIT कानपुर ने भी दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो 16% थी, जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा थी, जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारी अड़चन थी। तो चाइना की 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% और हमारी 16% थी। अब उन्होंने ये रिपोर्ट में कहा कि हमारी 6% कम हुई है, तो ये 10% पे आई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिसंबर एंड तक ये 9% पे आएंगी, जो हिंदुस्तान के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इलेक्ट्रिक बसेस और उसके साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल के उपयोग के कारण प्रदूषण भी कम होगा, कॉस्ट भी कम होगी और देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनने का, वो निश्चित रूप से हाईवे के द्वारा पूरा होगा। वैसे हमेशा ये बात कही जाती है गडकरी जी की जो रास्ते ज़्यादा महत्वपूर्ण या मंजिल, मुझे लगता है कि यहाँ पर रास्तों की महत्ता कोई नहीं नकार सकता है। लेकिन आज अगर हम समूचे विश्व में देख लें तो दूसरा सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है 54,000 किलोमीटर, जिसके आप ही की देखरेख में पिछले 10 सालों में बन गए हैं। तो हर बार जो आप अपना टारगेट रखते हैं ना कि प्रतिदिन कितना बनेंगे सड़क, अब खुद ही उसको इतना आगे तक बढ़ा देते हैं। अब 100 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन पर डे, कैसे संभव देख रहे हैं? ये बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। और टारगेट कोई भी ऐसे रखे जाते हैं कि जो तोड़ने के लिए बहुत कठिन होते हैं। पर हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हाईवे बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसकी कमी नहीं है। लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकालना, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना, इन सब बातों में हमें तेज़ी लानी पड़ेगी। हमारा 2,85,000 करोड़ का बजट है और हम लोग करीब 5-1 लाख करोड़ मार्केट से खड़े कर सकते हैं। तो कम से कम 15 लाख से 20 लाख करोड़ के अगर हमने काम मंजूर किए तो भी हम लोग कर सकते हैं, इतनी हमारी ताकत है। पर जबकि हमने 3.5 लाख करोड़ के काम अभी तक मंजूर किए हैं, और इसलिए ज़्यादा अवार्ड हो, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस फास्ट हो, हमारे सभी यंत्रणा में जो अधिकारी है, RO, PD, हमारे NHIDCL और मिनिस्ट्री, हम सब मिलकर और गति से काम करें, इसलिए टारगेट थोड़ा ऊपर रखा है। पर मुझे लगता है कि सब लोग कोशिश करेंगे तो ये पूरा करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और चूंकि इसका जिक्र आप कर रहे हैं ना गडकरी जी, तो 489 मेरा ख्याल है ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, 489, जिन्हें मार्च 2025 तक पूरा हो जाना था, पर वही क्लियरेंसेस के चक्कर में वो अटके पड़े हैं अभी भी। नहीं, ऐसे कोई अटके, देखो ये प्रॉब्लम हर समय रहते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स रहना ही है। एक प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, फिर प्रॉब्लम आएंगे, फिर नया करेंगे, फिर प्रॉब्लम आएंगे। प्रॉब्लम समाप्त होने वाले नहीं है।
पर मैं एक बात याद रखता हूं कि देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही, देखिए आप मेरे साथ थी, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का शूटिंग हुआ था, आज तक ने किया था, और वो टनल हमने बनाई, UR2 बनाया। अब अभी वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ, और आज द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में करीब 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई। एक नई अच्छी गुड़गांव नया दिल्ली ऐसी बनी है, और मुझे लगता है कि हाईवे के कारण इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला है, और समय भी बचेगा, प्रदूषण भी बचेगा, और डेवलपमेंट भी होगी। और अभी UR2 से जैसे हम लोग ये पानीपत सोनीपत से यानी पंजाब हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल से एयरपोर्ट जाने के लिए दिल्ली आने के बाद हमें 3.5 घंटे लगते थे, अब केवल 35 मिनट में हम लोग तुरंत ये पानीपत के बाद निकलकर डायरेक्ट एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। और वो जो टनल्स बनी है वो भी बहुत उपयोगी हुई है, और इसके बाद में और हम लोग वसंत विहार जाने वाली भी टनल बना रहे। तो इसमें निश्चित रूप से समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है, ट्रैफिक जाम भी है, पर हम उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल कर काम कर रहे हैं। दिल्ली में 1 लाख करोड़ के काम हम अभी तक कर रहे थे, अभी 30-40 हज़ार करोड़ के और नए काम कर रहे हैं। फिर भी वाहनों की संख्या बढ़ रही, लोगों की संख्या बढ़ रही, हम जितना भी काम करेंगे उतनी समस्या भी खड़ी होती है। तो हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रदूषण की समस्या और ट्रैफिक जाम की समस्या से हमारे राजधानी को दूर करेंगे। तो अड़चने हैं उसमें, पर अड़चनों पर मात करके हमने यशस्वी रूप से प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। वो इंटरव्यू काफ़ी देखा भी गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्याएं और सवाल उससे जुड़े हुए थे। अशोक जी भी मेरे साथ हैं, वो सवाल पूछेंगे, आप माइक उन तक पहुंचाएं। उससे पहले एक सवाल मैं आपसे जान लेना चाहती हूं कि NHAI प्लान कर रहा है कि 124 प्रोजेक्ट्स जो कि 6,396 किलोमीटर वर्थ 3.5 ट्रिलियन फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। अब पिछली बार से 2024 से अगर हम तुलना करें तो 1,300 किलोमीटर थे तब, 2,170 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। आपको कहां से इतना कॉन्फिडेंस मिलता है, इतना बड़ा जंप नितिन जी, जो आपके लक्ष्य हैं उसको लेकर? ये जंप कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे है, पैसे की कमी नहीं है। हम 15,000 किलोमीटर बनाए तो भी पैसे की कमी नहीं। देखो, रोड बनाने के लिए सबसे पहली बात जरूरी है कि हमारे लिए हमारे पास रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और अभी हमने टोल में सहूलियत भी दे दी है। 3,000 रुपये में 200 बार वो टोल पार कर सकते हैं। तो जो आम आदमी उसकी तकरार भी खत्म हो गई है। हमारा टोल का इनकम 55,000 करोड़ है, अब टोल नाके पर लाइन भी रहेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, रेलवे के क्लियरेंसेस, बाकी सब एनवायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस, इसका पीछे लगना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन, मीटिंग लेना, मंत्री पर लेवल पर मीटिंग करना, इसमें अड़चने आती है, उनके भी अपने नियम होते हैं, पर हम फॉलोअप करते हैं, पीछे लगते हैं, वो भी क्लियर होते हैं। लैंड एक्विजिशन स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से होता है, उसमें भी दिक्कतें आती है, आंदोलन होते हैं, कोर्ट केसेस होती है, पर हम इन सब बातों को, समस्याओं को स्वीकारते हैं और उसको मात करके उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो नए नए टारगेट रखे हैं वो पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सपना पूरा हो रहा है। यानी आप अगर मनाली से निकलेंगे तो रोहतांग पास में 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में पहुँचते हैं टनल के कारण। वहाँ के बाद अब 5 टनल बना रहे लद्दाख लेह तक। लद्दाख लेह से जोजिला टनल, जिस पर हमने 5,000 करोड़ बचाए, वो टनल लगभग 75% पूरी हुई है। उसके बाद में हमारी झेड़मोर टनल जो है वो पूरी हुई है, जिसको हम सोनबर्ग टनल कहते हैं, वो भी पूरी हुई है। और उसी के बाद में हम श्रीनगर आएंगे, और श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 24 टनल पूरी हुई है, 4-5 पर काम शुरू है। वहाँ से जम्मू आने के पहले हम लोग कटरा से डायरेक्ट अमृतसर और दिल्ली हाईवे आएंगे। कटरा दिल्ली से दिल्ली आने के बाद दिल्ली मुंबई हाईवे को लगेंगे और सूरत तक जाएंगे, और सूरत से डायरेक्ट पलटकर हम लोग सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल, और करनूल से कन्याकुमारी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कोचीन, त्रिवेंद्रम, पूरे हैदराबाद, पूरे साउथ में जाएंगे। अब मुंबई और पूना जाने की ज़रूरत नहीं है, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की ज़रूरत नहीं, और चेन्नई से मुंबई का डिस्टेंस, दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा, और ये कश्मीर से कन्याकुमारी ये सपना पूरा होगा। इस बात की मुझे निश्चित रूप से खुशी है।
उसी प्रकार से अरुणाचल, आसाम से लेकर कच्छ तक ये भी लगभग पूरा हुआ है। तो देश में सभी राज्यों में जो एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे, उसके कारण काफ़ी सहूलियत मिली है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है, और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब लोग अपनी खुद की गाड़ी लेकर पर्यटन और तीर्थाटन के लिए जाने लगे। अब उत्तराखंड जैसे राज्यों को परमिट शुरू करने पड़े हैं, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आए। हमारे प्रयागराज में कुंभ में इस बार करोड़ों लोग अपनी गाड़ियां लेकर देश भर से प्रयागराज आए थे, रिकॉर्ड टूट गया। तो मुझे लगता है कि हमारी जब इसके कारण हमारी टूरिज्म बढ़ेगा, तीर्थाटन बढ़ेगा, तो 49% कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें रोजगार निर्माण के लिए होता है, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप में उसकी रहेगी। सर, इस पर प्राकृतिक आपदाओं का भी असर बहुत पड़ा है। बहुत क्षेत्रों में सड़कों पर, मतलब जिन राज्यों का नाम आप ले रहे हैं, बहुत त्राहिमाम की स्थिति रही है। जिस कश्मीर में, जिस उत्तराखंड में, जिस हिमाचल में सड़कें बनाना एक बहुत भागीरथ प्रयास हम कहेंगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान सड़कों के हिसाब से हो गया है। ये अतिरिक्त दायित्व, देखिए इसमें ऐसा है कि बादल फट रहे, बाढ़ आ रहे, और बरसात भी रिकॉर्ड तोड़ के आ रही है, और रोड ठीक नहीं रहे, और हमें भी समय के साथ कुछ टेक्नोलॉजी में बदल करना पड़ेगा। जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ कंक्रीट रोड बनाने पड़ेंगे। हम पैसे बचाने के लिए जहाँ हमने टनल को टाला था वहाँ टनल बनानी पड़ेगी। उत्तराखंड और हिमाचल में जो हिमालय टेरेन है, ये पत्थर वाला पर्वत नहीं है, माउंटेन नहीं है, ये मिट्टी का ही लगभग है, और इसलिए लैंडस्लाइड्स बड़े प्रमाण पे हो रही है। हमने जैसे ब्लैक स्पॉट एक्सीडेंट के आइडेंटिफाई किए थे, वैसे अभी हमने लैंडस्लाइड्स के स्पॉट आइडेंटिफाई किए, वाटर लॉगिंग के प्लॉट जो स्पॉट है वो आइडेंटिफाई किए। कुछ हमारी भी कमियां हैं, गलतियां हैं, कुछ हमने अभी प्रीकास्ट की नालियां बनाना मैंडेटरी किया है। कुछ जो कमी है उसको सुधार करके, जो इस प्रकार के ब्लैक स्पॉट है उसको आइडेंटिफाई करके हम सेफ रोड बनाने के पीछे लगे हैं। फिर भी आपदा के सामने कितना भी करें तो कहीं ना कहीं अड़चन आती है, पर अच्छी बात यह हुई कि लैंडस्लाइड के जो स्पॉट हमने सुधारे वहाँ फिर से प्रॉब्लम नहीं आया है। तो धीरे धीरे वो सुधारने के पीछे भी हम ताकत से लगे हैं, और ये कोशिश करेंगे कि हमारे रोड 100% सेफ हो। फिर भी हिमालयन टेरेन में आप जो बता रही है, आपकी बात सही है, काफ़ी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ रहा है। कुछ हमारी मर्यादा के बाहर है, कुछ हमारी कमियां हैं, हम दोनों को सुधार करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सर, आप गलतियां स्वीकार करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आमतौर पर जो विपक्ष आपको लेकर एक अलग सुर रखता था, आजकल आपको एक मुद्दे पर बहुत अधिक घेर रहा है, और मैं उससे जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। इथेनॉल जहाँ पर जो उसका इम्पैक्ट है, जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है फ्यूल एफिशिएंसी पर, सबसे पहले उससे जुड़ा मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या इसको लेकर आपको लग रहा है कि कहीं पर गलती हुई है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि भारत में ऑटोमोबाइल की सरकार भी और प्राइवेट की मिलकर जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है ARAI पुणे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, और OEM जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने ऐसा पूरा क्लियर किया है कि इथेनॉल के कारण एवरेज कम होता है, ये बराबर नहीं है। दूसरी बात यह है कि इथेनॉल के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, ये गलत है। करीब 1953 से ब्राज़ील में ये प्रयोग शुरू हुआ, और सब कंपनियां वहाँ इथेनॉल 27% पेट्रोल में डालते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। वहाँ मर्सिडीज से लेकर, हुंडई से लेकर, टोयोटो, ये सुजुकी, सब कारें हैं। ये गलत प्रचार चल रहा है। तीसरी बात जैसी है कि हमारे देश का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का है। क्या हमारे देश का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए? क्या हमारे देश के इकोनॉमी में इतना बड़ा फॉसिल फ्यूल हम बाहर से ला रहे, क्या देश के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? दूसरी बात, ये जो फॉसिल फ्यूल लाकर इसका जो प्रदूषण होता है 40%, वो प्रदूषण, आप दिल्ली में प्रदूषण का सामना कर रहे हो, हमारे दिल्ली के आम आदमी का जीवन कम हो रहा है। क्या ये एयर पोल्यूशन जो है, ये गंभीर समस्या, ये कम नहीं होनी चाहिए? हमारी अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल प्रदूषण लगभग मुक्त है। तीसरी बात, हमारे देश के किसान अगर अन्नदाता, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता बनते हैं, और रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का फायदा होता है, और किसान उससे कारण आत्महत्या नहीं करेंगे, तो क्या ये देश के लिए फायदा नहीं है? आप मुझे बताइए, मक्के से इथेनॉल बनाने की शुरुआत हुई तो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए ज़्यादा के गए,
जब मक्के की एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी और बाजार भाव 1200 रुपये क्विंटल था, जब हमारे सरकार ने ये निर्णय किया कि मक्के से इथेनॉल बनेगा, तो आज मक्के का भाव 2600 रुपये से 28 रुपये क्विंटल हुआ। 3 क्रॉप किसान ले रहे और अब मक्के का क्षेत्र देश में 3 गुना बढ़ा और किसानों का फायदा हुआ। क्या इंपोर्ट बचाकर किसानों का फायदा करना गलत है? और रही बात इथेनॉल की, जो आरोप हुए वो पेड न्यूज़ थी और वो जानबूझकर किए, उसके पीछे जो इंपोर्ट करना चाहते वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं। पर आपको मैं बताता हूँ कि 2004 में हमने शुगर फैक्ट्री डाली थी, तब इथेनॉल नहीं था। इथेनॉल एक शुगर फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। इथेनॉल के रेट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री टेंडर निकाल कर निश्चित करती है, फिर इथेनॉल की प्राइस हमारे कैबिनेट में जाकर मंजूरी मिलती है और उसके बाद में अभी भी शॉर्ट सप्लाई था, इथेनॉल पूरा नहीं था, 20% करते करते मुश्किलें थी और अब वो इसमें किसी को फेवर करने का कोई कारण नहीं। और टोटल इसमें 0.5% भी हमारी शुगर फैक्ट्री का, जो मेरे बच्चे देखते हैं, उसका शेयर नहीं है। ये झूठा प्रचार अपप्रचार किया गया, सरकार ने किसी को फेवर नहीं किया। इथेनॉल के कोई दुष्परिणाम नहीं है। इतना ही नहीं तो फ्लेक्स इंजन की बात हो रही है, जिससे देश का पेट्रोल और डीजल का इंपोर्ट कम होगा। इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी और हम हाइड्रोजन पर भी अब काम कर रहे हैं 10 रूट पर, और जिससे देश का इंपोर्ट बचेगा, विदेशी चलन बचेगा और ये 22 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ भी बचेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर का। आज हम तीसरे नंबर पर है, हम आने वाले 5 साल में पहले नंबर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। इसमें कौन सा गलत है और क्या हुआ है? केवल झूठे आरोप करके ये पेड कैंपेन था। ये मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न मीडिया ने इसको कोई महत्व नहीं दिया, पर ये बराबर झूठे आरोप करके चला। मुझे कोई इसकी चिंता नहीं, मैं इससे बिल्कुल डरता भी नहीं हूँ। मैं बायोफ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करते रहूँगा। ये मेरे जीवन का मिशन है। इस देश का इंपोर्ट खत्म करेंगे, इस देश के किसानों को समृद्ध संपन्न बनाएंगे, देश के प्रदूषण को खत्म करेंगे और हमारे किसानों को समृद्ध संपन्न बनाने के बाद देश में लाखों करोड़ों युवाओं को हम रोजगार इसके कारण निर्माण करेंगे। और प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, ये इतना बड़ा 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम करके हम आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश करेंगे और हमारा इंपोर्ट खत्म करेंगे। यही हमने तय किया और करते रहेंगे। हम इसके लिए किसी को डरेंगे नहीं। सर, आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मामले में दुष्प्रचार कहा। एक चीज़ मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूँगी, जो आम लोग जो केवल सोशल मीडिया पे जो पूरी बहस होती है वो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं इथेनॉल के बारे में, क्या कंज्यूमर्स को, क्या उपभोक्ताओं को ये चॉइस दिया जा सकता है कि वो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लें या फिर न लें? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये एक सवाल बहुत फ्लोट कर रहा है। देखिए, ब्राज़ील में ऐसी सहूलियत है कि आप 100% पेट्रोल ले सकते हैं, आप 100% इथेनॉल ले सकते हैं, या आप 27% इथेनॉल डालकर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ले सकते हैं। ये इसके बारे में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का अधिकार है निर्णय करने का। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या देश के हित में ये 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बढ़ाना क्या देश के हित में है? क्या देश के इकोनॉमी से 22 लाख करोड़ बाहर जाएंगे? क्या हम आत्मनिर्भर भारत नहीं बनना चाहिए? क्या हमने ग्रीन फ्यूल देश में तैयार करके प्रदूषण को नहीं रोकना चाहिए? और अगर किसान हमारा ऊर्जादाता, ईंधनदाता बनता है और गांव समृद्ध संपन्न बनते हैं, तो क्या देश के हित में हमने ये नहीं करना चाहिए? और ये कौन सा आर्गुमेंट है कि हम इंपोर्ट बढ़ाएं? और पेट्रोल डीजल जो हमारे देश की टोटल एनर्जी में 85% इंपोर्ट है, क्या हम ये इंपोर्ट को कम नहीं करेंगे? हम इलेक्ट्रिक की गाड़ी, इथेनॉल की गाड़ी, मिथेनॉल की गाड़ी, सीएनजी की गाड़ी, हमारे देश के ईंधन को, अल्टरनेटिव बायोफ्यूल को यूज़ करेंगे। अभी हमने 10 रूट पर हाइड्रोजन की ट्रक और बसें शुरू की है, ताकि हम डीजल के बदले में हाइड्रोजन की बसें यूज़ करेंगे। हमारे देश में, आप, मुझे याद है आपके ही कार्यक्रम में मैं आया था ताज पैलेस में, जब इलेक्ट्रिक की बात शुरू हुई थी, तब लोग मुझे पूछते थे गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहा है, इलेक्ट्रिक बस आई है, इलेक्ट्रिक ट्रेलर आ रहा है, इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही है, पॉपुलर हो रही है। अब पेट्रोल डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक का 30% राइज है। और आप अगर पेट्रोल डीजल में अगर 30 रुपये महीने का गाड़ी में खर्चा करते हैं, तो इलेक्ट्रिक का खर्चा 2000 रुपये है। मैं जो इथेनॉल की इनोवा यूज़ करता हूँ, वो 60% बिजली तैयार करके 100% इथेनॉल डालकर
तो पेट्रोल के रेट में अगर एवरेज की तुलना करें तो उसका भाव 25 रुपये लीटर पेट्रोल आता है। क्या इस देश के लोगों का पैसा बचना नहीं चाहिए? क्या देश का पैसा इंपोर्ट के माध्यम से देश के बाहर जाना देश के लिए हितकारक है? क्या देश का प्रदूषण, दिल्ली कितनी त्रस्त है प्रदूषण का, वो कम नहीं होना चाहिए? ये झूठा प्रचार करके देश में इस प्रकार की बातें फैलाने में मैंने सुना है, मुझे प्रूफ है मेरे पास, कुछ लोगों को 25-25 लाख रुपए दे के पेड न्यूज करके और झूठी न्यूज तैयार करके ये सब कैंपेन चला गया। यहाँ पर ये देश के हित में नहीं है। देश की जनता बहुत जिम्मेदार है, सच को समझती है और इसकी कोई चिंता देश की जनता नहीं करेगी। हमें देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इंपोर्ट को कम करना है, गांव गरीब मजदूर किसान को समृद्ध बनाना है और देश में नए रोजगार निर्माण करना है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 5 साल के अंदर, अभी हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर यूएसए 78 लाख करोड़, दूसरे नंबर पर चाइना 49 लाख करोड़ और तीसरे नंबर पर इंडिया 22 लाख करोड़। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारा संकल्प है कि हम हिंदुस्तान को पहले नंबर पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे 5 साल में। हमारा एक्सपोर्ट हमारे अभी 2 व्हीलर्स में बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हुंडई, सुजुकी, हमारी मर्सिडीज, सब गाड़ियां यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। फिर हमारे ट्रैक्टर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। क्या हम देश में रोजगार निर्माण करके हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा के क्या देश की आर्थिक शक्ति हमने नहीं बढ़ानी चाहिए? और बाहर से, विदेशों से पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करके उनको मजबूत करना। और कोई ये गलत प्रचार है, कोई चॉइस तो है, भारत में लोकतंत्र है, कोई पेट्रोल का व्हीकल ले सकता है 100% पेट्रोल का, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर, 100% डीजल का ले सकता है, कोई रोक नहीं है। पर क्या देश के हित में, क्या हम लोग प्रदूषण को कम करने के लिए, हमें कंज्यूमर को सस्ता पड़ रहा है, इसका फायदा लेने के लिए हमने अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का अंगीकार नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है ये कुछ नहीं है, ये प्रचार जो था गलत था। ये 2 लोगों के दिमाग से ये बातें जो है ये अपप्रचार आई थी, ये निकल गई है। और सभी कंपनियों ने और एक्सपर्ट लोगों ने, सरकार ने, ARAI ने, सब ने इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। एक भी गाड़ी की कंप्लेंट नहीं आई है, फिर भी ये अपप्रचार है। मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। नितिन जी, आपने जो सड़कें बनाई, एक्सप्रेसवे बनाए, उसकी तारीफ पूरी दुनिया करती है, लेकिन एक कमी रह जाती है। बार बार आप भी इस बात को मानते हैं कि दिल्ली का जो जाम है और पोल्यूशन, इससे मुक्ति नहीं मिल पा रही है। बार बार कहने के बावजूद इससे कब निजात दिलाएंगे आप? मैं अशोक जी आपके प्रश्न के ऊपर क्या उत्तर दूं, मेरे को समझ में नहीं आता। पर मैं भी एक गलतफहमी में था। जब मैं मुंबई में मंत्री था तो मैंने 55 उड्डान पुल बनाए मुंबई में और वर्ली बांद्रा सी लिंक बनाया। तब मैं लोगों को कह रहा था कि ये बनने के बाद ये ट्रैफिक जाम समाप्त हो जाएगा। तो ये ट्रैफिक जाम मेरे समाप्त नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा। अब दिल्ली में आने वाले लोगों को आप रोकोगे नहीं। पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, पर ऑटोमोबाइल ग्रोथ में 22% हर साल इंक्रीज हो रही है। अब घर में 4 आदमी और 6 गाड़ियाँ, ऐसा रेशो बन रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद हमने करते रहना चाहिए। पर हमारी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर और पुणे जैसे बड़े बड़े शहर, अहमदाबाद जैसे, ये लगातार अर्बन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक दृष्टिकोण में सोचना होगा कि ये माइग्रेशन हो रहा गांव से शहर की ओर, इसको रोकना होगा। गांव समृद्ध संपन्न बनाने होंगे और ये थोड़ा सा विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसलिए मैं अभी 1 लाख करोड़ के काम दिल्ली में कर रहा हूँ और 40-50 हज़ार करोड़ के और शुरू कर रहा हूँ। मैं पर कहने के लिए डरता हूँ कि इतने काम होने के बाद भी ट्रैफिक जाम कम होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में। कम होगा ट्रैफिक जाम, इतना ही कह सकता हूँ। पूरी तरह समाप्त होगा ये कहने की अब मेरी भी हिम्मत नहीं, क्योंकि जितना बना है उतनी गाड़ियाँ बढ़ रही, जितने लोग बढ़ रहे हैं, जितने दिल्ली में लोग आ रहे सब देश से, तो आखिर कहीं ना कहीं तो मर्यादा है। फिर भी कोशिश करूँगा, शायद आने वाले 2-3 साल में ये दिल्ली के सब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो मुझे अभी UR2 बना, पूरा ट्रैफिक अब एयरपोर्ट का जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल का उधर गया। अब उत्तराखंड का हम 2 घंटे में जो देहरादून का रोड, उसको जोड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे दिल्ली के कोई 10-15 रोड ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा जाम होता है, जैसे बाईपास सर्जरी करते हैं वैसे उसको हम सर्जरी कर रहे हैं। अभी तो अंदर में कुछ टनल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी अध्ययन कर रहे हैं कि हम अंदर से अंदर कैसे ट्रैफिक को, जाम को कम करें।
और ये बहुत कठिन सवाल है। हम एक काम पूरा करते, तो जरा जाम क्लियर होता है तो फिर लोगों की संख्या बढ़ती, फिर गाड़ियों की संख्या बढ़ती है। फिर भी आपके कहने में जो बात है वो मेरी इच्छा है कि ट्रैफिक जाम से दिल्ली को मुक्ति मिले, प्रदूषण से मिले, वो संकल्प भी मेरा है। अभी परली से हवाई ईंधन बन रहा है पानीपत में, अब परली से सीएनजी बन रहा है। जो जो मैंने कहा वो हर बात हुई। दिल्ली का कचरा हमने 30 लाख टन कचरा UR2 और ये गाजीपुर टेकड़ी की हाइट 7 मीटर कम कर दी। अब हम 2027 तक देश के पूरे कचरे को हम रोड में डालकर समाप्त करने का कार्यक्रम हमने लिया है। तो कोशिश तो कर रहे हैं, पर समस्या भी कठिन है। अब हमारा प्रयास है, हम कोशिश करेंगे। अब 2-3 साल के बाद पता चलेगा कितना यश मिला नहीं मिलेगा, पर 101% कॉन्फिडेंस से कहने में थोड़ा मैं हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि मैं उतने इसमें मुझे लगता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर भी कोशिश करते रहेंगे। नितिन जी, एक सवाल हमारे न्यूज़ डायरेक्टर श्री सुप्रिय प्रसाद पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ बताइए। नितिन जी, कल से जीएसटी लागू हो रहा है देश भर में, इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके डिपार्टमेंट पे? अभी ऐसा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क सस्ते हो जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत स्वागतार्ह कदम है भारत सरकार का, वित्त मंत्री का और प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और टैक्स कम करने के बाद में भी टर्नओवर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी और वो पैसा फिर से सर्कुलेशन में आएगा और जीएसटी कम नहीं होगा, जीएसटी उतना ही लगभग आएगा। तो एक प्रकार से हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जाएंगे। और जो ग्राहक है आज, जिसके कारण जिनका जीएसटी के कारण अभी से ट्रक, स्कूटर, बस, कार, ये ऑटो रिक्शा इसमें सस्ता हो गया, तो निश्चित रूप से इन लेने वालों का भी फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से स्क्रैपिंग के कारण हम सर्टिफिकेट दे रहे, उसका कुछ कंसेशन मिलेगा। फिर ये जीएसटी कम हुआ, उसके कारण कीमतें कम होगी और इसका पूरा इम्पैक्ट करके फिर और परचेसिंग बढ़ेगा और वही तो मैं कह रहा हूँ, और गाड़ियाँ बेची जाएगी। तो निश्चित रूप से अब लोगों में, छोटे छोटे लोग, पुरानी गाड़ियों के मार्केट बड़े हो गए। अब हर प्रयागराज में आए तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग पुरानी गाड़ी खरीदी की, सामान ऊपर में रखा, पूरा परिवार बैठा और प्रयागराज के लिए निकल पड़ा। तो टूरिज्म बढ़ेगा, उससे भी फिर से डेवलपमेंट होगी। देखिए, ये मल्टीप्लाई इफेक्ट होगा इसका और ये देश के इकोनॉमी के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का बहुत सही कदम है और इसका कंज्यूमर को भी फायदा होगा, इकोनॉमी को भी फायदा होगा, सबको फायदा होगा। अगला सवाल नेहा बाथम मेरी सहयोगी पूछ रही हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आपसे मैंने पहले भी कई बार इंटरव्यू करे हैं, हमेशा आपका फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रहता है और आपने उसको लेकर कई आंकड़े भी दिए। तब से लेकर अब तक चार्जिंग स्टेशंस में कितना इजाफा हुआ है, अगर नंबर्स की बात करें? और अभी भी कई लोगों को ये बात खटकती है या फिर डिटर करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करने में कि चार्जिंग पोर्ट्स इनफ नहीं है और जो चार्जिंग कॉस्ट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। एक बार में एक व्हीकल चार्ज करने में कई बार 2500 से 3000 रुपये का कॉस्ट आता है। मैं लग्जरी व्हीकल्स की बात करें, उसको कम करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो 3000 रुपये की आपने स्कीम, जिसमें मल्टीपल एंट्रीज़ हैं हाईवेज़ पर, उससे आपको रेवेन्यू लॉस कितना है सर? उससे आपने इंसेंटिवाइज तो कर दिया, लोग उससे काफ़ी बूस्ट भी हो रहे हैं कि एक बार में 3000 का चार्ज करा लिया और फिर आप 200 टू एंड फ्रो कर सकते हैं। सर, आपको रेवेन्यू लॉस भी तो हो रहा होगा ना उस पर? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमने जब फास्ट ट्रैक लाया, अभी कुछ बातें सच बोलने में आप गलत न्यूज़ मत छापना, जब हमने फास्ट ट्रैक लाया तो हमारा 8000 करोड़ इनकम बढ़ गया। अभी हमने ये चालू किया है और इसके बाद जो हमारा कैमरा नंबर प्लेट का भी फोटो लेगा और फास्ट ट्रैक का भी चलेगा। अब दोनों के कारण हमारी चोरी लगभग समाप्त हो जाएगी और मुझे लगता है अभी 1 साल में पता चलेगा, नुकसान तो होगा ही नहीं, उल्टा ये सिस्टम और ट्रांसपेरेंट होने के कारण हमारा 4-5 हज़ार करोड़ और फ़ायदा होगा। और ये जो विशेष रूप से गाड़ी वाले लोग थे उनको एकदम राहत मिली है और उनको जो करीब 10-15 हज़ार रुपये टोल जाता था, वो काम उनका हार्डली बहुत सस्ते में 3000 रुपये में हो जाएगा ईयर एक पास में, तो उनका फ़ायदा होगा। ये जो सिस्टम में जो सुधार हो रहा है, लूपहोल खत्म हो रहे हैं, इसके कारण लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जो मोदी जी कहते हैं ईज़ ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है, लूपहोल्स बंद किए हैं, करप्शन बंद किए है, डिले रुकना बंद हुआ है, तो इसका ओवरऑल फ़ायदा होगा।
इसका नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा 1 साल के बाद बता पाएंगे, पर इसके कारण जो चोरियां थी वो लगभग ख़त्म हो जाएगी, तो लगभग हमारा इनकम लॉस नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अंदाज है, अभी पता चलेगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की नेहा जी आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, ये बड़े आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। वहाँ जितने लोग बैठे जो दिल्ली में रहते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है और जिसमें 30% राइज है, अभी एक स्कूटर दिन में 24 से 26 किलोमीटर चलती है, ये स्टडी में आया है, और एक कार 80 किलोमीटर चलती है। अब हर स्कूटर जो है वो 100-125 किलोमीटर के लिए चार्ज है, तो आप रात को घर में आके लगा दो तो चार्ज हो जाएगी, तो कार घर में लाओ चार्ज करो, हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई शहरों में उनके पास चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम है दिल्ली से मुंबई अगर गाड़ी जाना है तो प्रॉब्लम है, दिल्ली से जयपुर जाना है तो आपको समस्या है। और एक बात ये भी ज़रूरी है कि जो हमने हमारी रोड साइड एमिनिटीज़ 670 बनाई है, वहाँ हमने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को लिए अनुमति दी है। अब हमने क्या किया कि उनसे ऑक्शन में जगह दी। अब वहाँ वो डोसा कितने रुपए में बेचे, समोसा कितने रुपए, चाय कितने में बेचे, और इलेक्ट्रिक का चार्जिंग कितना ले, उनका अधिकार है। अब नेचुरली क्या कि जब सेंटर्स बढ़ेंगे तो रेट स्टेबलाइज हो जाएंगे, मोनोपोली होगी तो बढ़ते जाएंगे। तो आपकी बात सही है कि ये जो हाईवे पे चार्जिंग स्टेशन है उसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर रेट ज़्यादा है, पर उसको कम करने के लिए मैंने पावर मिनिस्ट्री में एक अनुरोध किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी और हाईवे पे चार्जिंग करने वाली जो पावर है उसके बारे में प्रदूषण को कम करना है, इंपोर्ट को कम करना है, फॉसिल फ्यूल को कम करना है, इलेक्ट्रिक को प्रोत्साहित करना है। तो इसके बारे में वो पावर सस्ते में देने के बारे में कोई स्कीम के बारे में सोचे। हम कोशिश कर रहे हैं। एक बात आपकी सच है कि हाईवे पर थोड़ी चार्जिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, पर अभी कंपनियां जो है वो 450-550 किलोमीटर तक गाड़ियाँ चार्ज हो सकती है ऐसे तैयार कर रहे हैं। तो आप अगर 250 किलोमीटर जाएंगे और वापस आएंगे, फिर आपके घर में जाके करेंगे, या समझो जयपुर आप जाएंगे और जिसके घर जाएंगे वहाँ आप गाड़ी रात को चार्ज करेंगे या होटल में चार्ज करोगे, तो वहाँ सहूलियत भी हो सकती है। तो एक थोड़ी सी समस्या है, पर ये बात अभी मेरे भी ध्यान में आई है, इसका कुछ ना कुछ उपाय ये रेट के बारे में हम जरूर सोचेंगे। बाकी इलेक्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार के सेल में अब 15 से 30% बढ़ोतरी हुई है, और बड़े प्रमाण में इलेक्ट्रिक बसेस भी आ गई है, अब इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ गई है। और मुझे खुशी है कि अब हाइड्रोजन के ट्रक भी आए हैं। मैंने टाटा के हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाले ट्रक को और आईसी इंजन में हाइड्रोजन भर के उस दोनों ट्रक को भी लॉन्च किया। अब वॉल्वो, अशोक लेलैंड सब ने हाइड्रोजन बनाए। अब हाइड्रोजन की बसेस भी आ रही है और हाइड्रोजन के भी स्टेशन हम नेशनल हाईवे पे बना रहे हैं। हाइड्रोजन ये हमारा भविष्य का फ्यूल है, और इसलिए फ्यूचरिस्टिक फ्यूल हमारा हाइड्रोजन है। और पानी से हाइड्रोजन तैयार करके, कचरे से हाइड्रोजन तैयार करके आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है। 85% एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, पर हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत में कि हम एनर्जी को निर्यात करने वाला देश हम बनेंगे, बनने की कोशिश करेंगे और इसमें कामयाब होंगे। सर, आपने एक स्लोगन सुना होगा, ये दिल मांगे मोर। अब आप नेशनल हाईवेज पर तो वो 3000 वाली स्कीम ले आए सर, एक्सप्रेसवे पर कब आएगी सर? काफ़ी लोगों का यही सवाल है कि एक्सप्रेसवे तो आमतौर पर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, नेशनल हाईवेज के लिए तो है रिचार्ज वो। नहीं, निश्चित रूप से एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल, सबके ऊपर हमारा जो पास है वो वैसा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के रोड पर, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है ना सर वो, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पर नहीं। हाँ देखो, एनएच नंबर जिसको है उसके ऊपर हमारी पॉलिसी लागू है। स्टेट हाईवे राज्य सरकार के अंतर्गत है और वो नीतियाँ तय करना उनका अधिकार है। पर राज्य सरकार अगर ये सिस्टम चलाना चाहती है तो फ्री ऑफ चार्ज हमको हमारी सिस्टम और टेक्नोलॉजी उनको देने के लिए हम तैयार है, और उसको स्वीकारना या नहीं स्वीकारना ये राज्य सरकार का अधिकार है। सेंसे राज जी, फाउंडर थिंक टैंक विजन इंडिया 2032, वो सवाल पूछना चाहते हैं। First of all, Nitin Gadkari ji, we have been in touch since 2015, since my time in the US, and in fact, you had said, why don't you come back here and help us build more roads? And we have also met after I've come back, and I did take your advice, and I have come back to India 2.5 years ago, and I've traveled almost every state in the country. My question comes in the backdrop of the supply chain management. Gati Shakti is moving, of course, in a very fast pace, but not as fast as I would like to, and of course, most of citizens.
But this is the neural network of the country. If we are looking at manifesting Viksit Bharat 2047's goal of reaching $35 to $40 trillion, which in my mind is not a far-fetched idea, that's about 8x growth. Now, if we do not address, let me come to the tactical part of it, is that if we do not address the latent delays, the hiccups, the bureaucratic delays, the toll network, wherein let me a simple example of if a truck is sealed, it's never supposed to be open until and unless 2 or 3 major things happen of national security, terrorism, and one more. So in this regard, how could we solve this problem? What is being done? If you could kindly, in about 1 minute, if you could quickly share, or if at all, if it's not there, then can we form a national task force on this? Because we are bleeding $1.2 trillion per year just because of the delays in the transportation sector and the supply chain management. Thank you. I am sorry to say that whatever you are telling to me, this is the previous data. Now presently there is seamless traffic. You don't need to stop particularly on the toll naka. Now it is free. There is some cameras are there. At the same time, there are fast track system is there. So you don't need to stop there. So there is no problem about any time loss or fuel loss. Regarding the other administrative issues, these are not coming under my department. But regarding one thing which I want to tell you, when we plan the national highway, we are considering port connectivity, airport connectivity, railway stations, industrial clusters, logistic parks, and the way in which we are planning that we are already have Gati Shakti portal. On the basis of that, we are planning to make Green Express Highway. And that is the reason that distance between Delhi to Chennai now reduced by 320 kilometers. That is going to reduce the logistic cost. And because of Axis Control Express Highway, now that is the reason that we are reducing our logistic cost, which was previously 16%. It is now coming to 10%. But I am giving you the guarantee that up to the end of December, it will be 9%, means single digit. And 100% within 2 years, we will be equivalent to China. Now the problem is that in majority in the European countries and USA, they are doing water transport. Now India, it is very important that we have to develop water transport. For example, going by road, if the cost is 10 rupees, going by railway is 6 rupees, and going by waterways is 1 rupee. When I was a shipping minister, I got opportunity to construct waterways from Varanasi to Haldia. And from Haldia in the sea, direct going to Brahmaputra. And from Brahmaputra, at that time we have taken decision to make it up to Mungli in Bangladesh. So now already the water transport is also highest priority for the government. But still that department is not with me. We have already started RoPax, and that is the reason that they are very popular now. But at the same time, 109 waterways. When I was minister, we passed the bill in the parliament. But still we need to do lot of more work in waterways. And at the same time, in the airport, stations, considering tourism, industrial clusters, all port, we have a program connecting all ports. We are spending 2 lakh crore for that. So the way in which we are developing, I am very much confident that within 2 years, our logistic costs will be equivalent to China. So that is to be a game changer. And previously it was 16%. And suppose it is going to come to 8%, 100% it is the effect will be that we will increase our export by 1.5 times for that. And that is to be a golden opportunity. So we are working on that. So presently there is no problem about it. Some of the people from USA, when they meet me, I always telling to people about the American President John F. Kennedy that American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. And my target was to make Indian road with the considering the standards of USA. But now some of the Indians who coming from USA, they are telling me that some of the family, they are some from Meerut. And because of Meerut Express Highway, it is 26-lane road. So they was telling me, no, the Indian road network now proved to be better than USA. That was they telling to me. I don't want to claim that. But this is the fact that we are developing our road network equivalent to USA. And there is no doubt about it that in the as early as possible, we will be at par with the USA. And that is to be the great positive advantage for industrial development, tourism,
and for particularly accelerating our economy, the road infrastructure will be the most important thing, and I'm very much confident about it. तुलना तो सड़कों की बहुत तरह से की चीज़ों से की गई है, लेकिन जो आपकी तरफ से जो वादा था और जो जिस तरह का फीडबैक अब आ रहा है वाकई नितिन जी कि अमेरिका से बेहतर ये सड़कें 2 साल के भीतर, न केवल नेटवर्क बल्कि गुणवत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन गडकरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।